नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं है कल वो जेब में होगा। सही बात साथियों, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में होगा। और मेहनत अगर करोगे साथियों, अगर जो चीज़ आपकी औकात में नहीं है, मतलब आप उसको पॉसिबल नहीं है आपको ले पाना, कल वो चीज़ आपकी जेब में होगी, ये लिख लेना। ठीक है साथियों, तो ये आज का मोटिवेशनल थॉट्स था साथियों। और चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। ठीक है, और आपके कितने के सही जवाब होते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्ति सर्वप्रथम महिला कौन थी? चलिए, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी आपको बताना है। पहली ऐसी महिला साथियों, भारत के जो किसी भी राज्य में पहली राज्यपाल बनी थी आपको बताना है। चलिए साथियों, बताइए। 4 ऑप्शन है साथियों। इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर पद्मजा नायडू। चलिए बताना है आपको साथियों। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर पद्मजा नायडू, क्या होगा सही जवाब आप बताइए। चलिए साथियों, आप बताइए कि सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, सरोजिनी नायडू। साथियों, ये क्या थी साथियों? ये भारत की प्रथम, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनका नाम याद रखना साथियों। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी साथियों। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? साथियों चलिए बताइए। जो योजना आयोग था साथियों, वो बाद में नीति आयोग बन गया और इसका पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। चलिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है आपको बताना है। प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के कौन अध्यक्ष होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि जिसमें वन को एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की विधि को क्या कहते हैं? चलिए साथियों, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है साथियों। इसमें क्या होता है, एक वन के एक छोटे से हिस्सों को काट के साथियों उसको जलाने की विधि को क्या कहते हैं पूछ रहा है। चलिए बताइए। बालन, भस्म, चिपको या झूम। चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित एक कृषि है साथियों जिसमें वन के कुछ भाग को जला के साफ करके फिर वहां पे खेती की जाती है। और इस प्रक्रिया को पूछ रहा है क्या कहते हैं, बालन, भस्म, चिपको या फिर झूम। चलिए बताइए, तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा साथियों। इसको झूम बोलते हैं, इसको झूम खेती बोला जाता है साथियों। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के अंतर्गत क्या आता है साथियों? वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं साथियों। और जो फसल होती है वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है साथियों। ठीक है, चलिए, लेकिन इसको याद रखिएगा साथियों, इसको क्या बोलते हैं? झूम। क्या बोलते हैं? झूम। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्र में आता है? चलिए बताइए साथियों, आपको क्या बताना है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए साथियों। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। सही बात साथियों, वतन से मोहब्बत पूछ के थोड़ी ना की जाती है, ये तो वैसी ही हो जाती है। और देशभक्ति तो हमारे ब्लड में होती है, हम युवाओं के ब्लड में होती है। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बताना है साथियों कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्र में आता है, आपको ये बताना। चलिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या ओडिशा उच्च न्यायालय। चलिए सही जवाब आप बताइए साथियों। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं साथियों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो न्यायालय है साथियों, वो किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग, ये साथियों कानून ग्रंथ दाय भाग है। ठीक है, ग्रंथ दाय भाग है। ठीक है साथियों, पूछ रहा है इसका दाय भाग किसने लिखा था? चलिए आपको बताना है साथियों। ये है हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग, किसने लिखा था आपको बताना है साथियों। बृंद, बाणभट्ट, जीमूतवाहन या विष्णु शर्मा। सारे क्वेश्चन साथियों यूपीएसआई के हैं, यूपीएसआई के हैं। ठीक है, यूपीएसआई 2017 के पेपर से लिए गए हैं साथियों, इसलिए लेवल कहीं कहीं इजी हो जा रहा है, कहीं कहीं टफ हो रहा है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चलिए बताइए, हिंदू ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा है? बृंद, बाणभट्ट, जीमूतवाहन या विष्णु शर्मा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, जीमूतवाहन जो है साथियों, जीमूतवाहन है, ये क्या है साथियों? दाय भाग के लेखक हैं। ठीक है साथियों, हिंदू विधि ग्रंथ जो दाय भाग है उसी के लेखक कौन है साथियों? जीमूतवाहन। हिंदू उत्तराधिकारी संबंधित कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताएं हैं साथियों। प्रथम दाय भाग जो बंगाल एवं असम में लागू है। ठीक है साथियों, और इसी को किसने लिखा है साथियों? जीमूतवाहन ने। क्या किसने लिखा है साथियों? जीमूतवाहन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की महारानी किसे कहा जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए, अगस्त 1942 में साथियों जब भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आंदोलन की महारानी किसे कहा जाता है आपको बताना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मैडम कामा अरोड़ा, आसफ अली। क्या होगा इसका सही जवाब आप बताइए। चलिए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब अपना आंसर दे सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं। अगर गलत भी आ रहा है, अगर लग रहा है आपको सी होगा तो उसको बोल दीजिए आप, क्योंकि गलत चीज़ें निकलेंगी तभी सही चीज़ें आपके माइंड में जाके फिट होंगी। चलिए बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मैडम कामा अरोड़ा, आसफ अली। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, इनको भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। वर्ष 1942 में जब अधिकांश नेता क्या हो गए थे साथियों, जिनको जेल हो गई थी, तो अरोड़ा आसफ अली क्या हुई थी साथियों? भूमिगत जमीन के अंदर होकर साथियों इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। वह रेडियो द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करती थी। अतः अरोड़ा आसफ अली को साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कौन है? अरोड़ा आसफ अली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा की सहायता उपलब्ध किया जाए? चलिए, कौन सी जनहित याचिका ने साथियों ये इस बात पे जोर दिया कि अगर कोई नागरिक घायल है तो बिना कोई कागजाती कार्रवाई किए उसको जल्दी से जल्दी पहले उसका उपचार किया जाए। ठीक है, चलिए, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो पहले सरकार जो डॉक्टर उसका ये उत्तरदायित्व बनता है, पहले उसका इलाज करे फिर कागजाती कार्रवाई करे। तो पूछ रहा है साथियों कौन सी जनहित याचिका के द्वारा ऐसा किया गया आपको बताना है। चलिए बताइए। मध्य प्रदेश,
राज्य बनाम मदन लाल, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, समता बनाम आंध्र प्रदेश, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, आपको बताना है साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ठीक है साथियों, ये ऐसी जनहित याचिका थी साथियों जो चिकित्सीय पेशे से जुड़े डॉक्टर हैं साथियों, उनको बिना कोई कागजाती कार्रवाई किए ही अगर कोई पेशेंट आ जाता है जिसको चोट लगी है तो तुरंत उसका उपचार किया जाना चाहिए। ये परमानंद कटारा साथियों, ठीक है, परमानंद कटारा, कटा, ये याद रखना साथियों, कट्टा पिट्टा जब परमानंद कटारा की बात हो रही है, और ये समझ लेना कटारा कट्टा रहेगा तभी तो डॉक्टर के पास आएंगे, तो ये याद रखना परमानंद कटारा बनाम भारत संघ की जो जनहित याचिका है साथियों वो चिकित्सीय पेशे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बीमा, वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा, पथकर, वन। चलिए बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, हम देख रहे हैं। चलिए बताइए आगे, चलिए इसका सही जवाब बताइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। चलिए, बीमा, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा, पथकर और वन। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी जो पथकर है साथियों, ये राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, जो पथकर है साथियों ये राज्य सूची का विषय है। बीमा संघ सूची का विषय है। वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा तथा वन संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं है। जो कृषि का प्रोडक्शन होता है साथियों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें गिरावट का एक कारण नहीं आपको बताना है। चलिए बताइए, निर्वाह खेती, मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या से ज़्यादा दबाव या प्रदूषण। चलिए बताइए क्या है साथियों जो कृषि की गिरावट के लिए एक कारण नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, निर्वाह खेती, मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या से ज़्यादा दबाव या फिर प्रदूषण। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, प्रदूषण गिरावट के लिए कारण नहीं माना जाता साथियों। निर्वाह खेती, मिट्टी की प्रकृति तथा जनसंख्या से ज़्यादा दबाव कृषि उत्पादकता में गिरावट के कारण माने जाते हैं साथियों, जबकि प्रदूषण से कृषि उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रदूषण को कृषि उत्पादकता की गिरावट का कारण नहीं माना जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सही बात साथियों, जो देश के काम ही ना आए तो ऐसी जवानी क्या है, बेकार है साथियों, ऐसा युवापन बेकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद उन्मूलन करना है। जो सामाजिक विभेद है साथियों, जो सामाजिक असमानता है उसका अंत करना। ठीक है, ऊंच नीच का जो डिफरेंट है साथियों, जो समाज में कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, उसको अंत करना साथियों। एक सामाजिक विभेद जो अंतर है उसको मिटाना कौन से मौलिक अधिकार का लक्ष्य है, आपको बताना है। चलिए बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब अपना जवाब दें, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, समानता का अधिकार। ठीक है साथियों, जो संविधान का अनुच्छेद है 14 से 18 साथियों, उसमें समानता के अधिकार की बात की गई साथियों, और समानता के मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है साथियों। ठीक है, जो सामाजिक विभेद है साथियों उसका उन्मूलन, उसका अंत करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन,
एक महिला सरकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिसमें प्रमुख है लिज्जत पापड़। चलिए, लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा साथियों, लज्जत या लिज्जत पापड़ बनाती भी है। उस महिला संगठन का नाम बताना है साथियों, जो एक सहकारी संगठन है। चलिए बताइए, श्री महिला गृह उद्योग, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, स्वनियोजित महिला संगठन, दुर्गा वाहिनी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, एक महिला सहकारी संगठन है साथियों जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिसमें प्रमुख रूप से लिज्जत पापड़ या लज्जत पापड़ है। चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। श्री महिला गृह उद्योग, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, स्वनियोजित महिला संगठन या दुर्गा वाहिनी। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, श्री महिला गृह उद्योग। ठीक है साथियों, भारत में महिलाओं का सहकारी संगठन है साथियों, यह संगठन प्रमुख रूप से लिज्जत पापड़ बनाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है। चलिए बताइए साथियों, जो ऊर्जा का खपत होती है साथियों, उसमें कौन सी ऊर्जा का सबसे कम योगदान होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, कौन सी ऊर्जा का सबसे कम योगदान होता है, जो खपत होती है, उसको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बच्ची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तो भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सही बात साथियों, वीर शहीदों को सत सत नमन, वंदन है उनका। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जो ऊर्जा की खपत होती है उसमें सबसे कम योगदान किसका है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, अक्षय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन दिए। अक्षय ऊर्जा साथियों इसका तो होता है साथियों, ज़्यादातर यूज होता है। जीवाश्म ईंधन साथियों इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब बच्चा क्या साथियों, आप बताइए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, परमाणु ऊर्जा जो होती है साथियों, इसका यूज कम ही होता है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम योगदान है साथियों किसका, परमाणु ऊर्जा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बौनापन बच्चों को होने वाला रोग किसकी कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए बौनापन रोग जो है साथियों वो किसकी कमी के कारण होता है, आपको बताना है। चलिए, पैराथायराइड हार्मोन, ल्यूटिनिकारी हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने साथियों, सही जवाब बताइए। चलिए, पैराथायराइड हार्मोन्स, ल्यूटिनिकारी हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। ये साथियों थायरोक्सिन हार्मोन है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी थायरोक्सिन हार्मोन है साथियों, और यही बौनापन जो रोग होता है बच्चों में उसके लिए जिम्मेदार है साथियों। इसकी कमी से बच्चों की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन से जो हार्मोन की कमी से क्या होता है साथियों, बच्चों की हाइट जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। चलिए बताना है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताना है साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। चलिए बताना है साथियों, आपको इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल इंडस्ट्रियल डिफेंस फोर्स है साथियों, सबसे बड़ी आपको बताना है सिक्योरिटी फोर्स। चलिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, कौन है वो आपको बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका सही जवाब बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। ठीक है साथियों, ये सबसे बड़ी साथियों क्या है, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा है साथियों, औद्योगिक सुरक्षा बल है साथियों, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF।
ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? चलिए बताना है साथियों, हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हाइपोकैलिमिया आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम या लौह आयरन? चलिए बताइए। हाइपोकैलिमिया एक ऐसा रोग है साथियों जिसमें मांसपेशी तथा कोशिका के लिए किसी एक चीज़ की कमी हो जाती है, और यह क्या होती है? हृदय की कोशिकाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बताना है आपको साथियों, आयोडीन की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की या फिर आयरन की। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा सी साथियों, पोटेशियम की कमी हो जाती है साथियों। किसकी कमी हो जाती है? पोटेशियम की कमी। हाइपोकैलिमिया में क्या होता है साथियों? पोटेशियम खनिज लवण की कमी के कारण होता है। मांसपेशियां तथा कोशिकाओं के लिए पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ही जरूरी होती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना हो चाहिए। चलिए साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है साथियों, तो कम से कम कितने समय के बाद उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है, आपको बताना है आर्टिकल 22 के अनुसार। चलिए बताइए साथियों, 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे या फिर 24 घंटे? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे या फिर 24 घंटे? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, 24 घंटे के अंदर साथियों मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के संबंधित प्रावधान है साथियों। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को साथियों हिरासत में लेकर किसी भी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। कितने समय में साथियों? 24 घंटे में। चलिए, अगर बीच में ट्रेवलिंग है साथियों तो उसको छोड़ के, बीच में मान लो जो ट्रेवल करके जाते हैं साथियों उसको छोड़ के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य प्रयोग नहीं किए जा सकते? चलिए बताना है साथियों, जैसे जो महान लीडर है साथियों उनके समक्ष उनके विरुद्ध कोई असभ्य शब्द प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा? चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, ए सही होगा कि बी सही होगा कि डी सही होगा, आपको बताना है साथियों कि सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, किस न्यायिक मामले में ऐसा हुआ है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य ने। क्या हुआ साथियों, एक न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, याद रखना साथियों, ये 2015 का मामला है, ये साथियों 2015 का मैटर है। ठीक है, इसमें न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया है साथियों, किसी भी जो बहुत फेमस लीडर हैं साथियों उनके बारे में अशब्द या नहीं कहे जा सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भूजल में कौन से खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? चलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम, भूजल जो जमीन के अंदर का जल है साथियों, इसमें खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, ज़बाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सही बात साथियों, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। भूजल
के कौन से खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? चलिए, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रेट या पोटेशियम। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, नाइट्रेट की कमी से साथियों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है साथियों, भूजल में नाइट्रेट खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है साथियों। ब्लू बेबी सिंड्रोम में पेयजल में क्या हो जाता है साथियों? नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटने लगती है साथियों, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? नवजात शिशु के रोग से प्रमुखतः प्रभावित होते हैं साथियों। ज़्यादातर यह क्या होता है? नवजात शिशुओं को होता है साथियों। भूजल में किसकी कमी के कारण साथियों? नाइट्रेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? चलिए बताना है, किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, आपको बताना है। चलिए बताइए, 1974, 1965, 1950, 1993। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताना है साथियों, किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, आपको बताना है। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर क्या होगा आपको बताइए। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। ये 1993 है साथियों। ठीक है, 1993 साथियों, 1993 है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, 1974, 1965, 1950 या फिर 1993। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, 1993, 1993 साथियों। 1993 में साथियों क्या हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था साथियों। ठीक है, और जो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों, वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है, और 70 वर्ष तक, जो भी पहले हो साथियों। चलिए बढ़ते हैं, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों, और देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है साथियों। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए बताना है साथियों आपको, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है साथियों। चलिए, 1943, 1925, 1917 या फिर 1932। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। चलिए बताइए साथियों, शहीदों को सत सत नमन, सभी सैनिकों को नमन। चलिए बताइए, 1943, 1925, 1917 या फिर 1932। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 1925 को साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसकी स्थापना में M.N. राय ने की थी। ठीक है साथियों, कौन किए थे साथियों? M.N. राय। चलिए ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा 20 में से कितने के आपके सही जवाब हुए होंगे। कुछ भाई और बहनों को जरूर क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये 2017 का SI का पेपर है साथियों, तो लेवल इतना इजी भी नहीं रहेगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों, और फिर कुछ अच्छा करने का मन करता है। चैनल को शेयर कर सकते हैं साथियों वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।